हमने कक्षीय वेग और पलायन वेग तो पढ़ लिया था और उसमें रिलेशन भी देख लिया था। ठीक है, तो ये हमको आगे पढ़ना है। एक पॉइंट और रह गया था, चंद्रमा के तल पर जो पलायन वेग होता है ना, चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का जो मान होता है वो 2.43 किलोमीटर पर सेकंड, 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है चंद्रमा के तल पर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हमको पढ़ना है परिक्रमण काल या आवर्त काल या दोलन काल। परिक्रमण काल या आवर्त काल या दोलन काल, हाँ बोले। तो ये क्या होता है परिक्रमण काल, आवर्त काल या दोलन काल? किसी उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय उसका परिक्रमण काल या दोलन काल कहलाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो इसकी कक्षा में ये उपग्रह एक चंद्रमा है। ठीक है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है। तो किसी उपग्रह का पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, मतलब कि ये अगर ये चंद्रमा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चक्कर लगाएगा ना, जो समय लगेगा उसी को हम बोल रहे हैं आवर्त काल या दोलन काल या परिक्रमण काल। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय। तो ये जो चंद्रमा होता है ये 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो चंद्रमा का आवर्त काल कितना कहलाएगा? 27 दिन। वेरी गुड, यही लिखा है आगे। आगे लिखा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, तो चंद्रमा का आवर्त काल हो गया 27 दिन। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। आवर्त काल का या दोलन काल का फॉर्मूला होता है, देख पा रहे हैं, टी से दर्शा रहा है हम आवर्त काल को। टी बराबर, ये लिखा है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच की घात 3 अपॉन जी एम ई। ठीक है, ये आपको याद रखना है आवर्त काल का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? हाँ, ये कुछ ऐसा रहता है 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब। ठीक है, होल क्यूब होता है यहाँ पे, और ये रूट और अपॉन जी एम ई। ठीक है, ये रहता है। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, अगला फैक्ट है, पृथ्वी अगर पृथ्वी के अत्यंत निकट परिक्रमा कर रहा हो उपग्रह, तो क्या होगा, एच को हम नगण्य मान लेंगे, क्योंकि हमने कल भी देखा था। तब क्या होगा, ये जो एच है ना, ये एच को हम नहीं लेंगे, इसमें शामिल ही नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एच हट जाएगा, तो फार्मूला क्या बचेगा हमारे पास? 2 पाई अंडर रूट आर। देखिए हटेगा कैसे ये भी मैं बता दूं आपको। जैसे टी बराबर 2 पाई हमने लिखा, अब आर ई लिखेंगे हम केवल, एच तो लिखेंगे ही नहीं जब एच को नगण्य मान लिया तो फिर क्या होगा, इसके नीचे क्या आएगा, जी एम, है ना। और जो गुरुत्वीय त्वरण का एक फार्मूला होता है, मैंने बताया था उस टाइम पे हमने जी एम ई की जगह हम क्या लिख सकते थे, जी आर ई स्क्वायर, जी आर ई स्क्वायर। हाँ, ये लिख सकते हैं इसकी जगह पर। वही हमने किया है, क्या किया है कि इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, ये वाला रख दिया, जी आर ई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई की घात 3, और नीचे क्या आ जाएगा, जी आर ई स्क्वायर। समझ पा रहा है ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन जी।
ये समझ में आ रहा है? जगह जब अगर उपग्रह अत्यंत निकट हो पृथ्वी के तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा बनेगा हमारा। ठीक है। अब इसमें भी जब हम आर ई की वैल्यू रख देंगे, पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वीय त्वरण का मान रख देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84.4 मिनट में टी का मान। आवर्तकाल कितना आ जाएगा? 84.4 मिनट, या उसको हम हावर या घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.4 घंटे। ठीक है, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा रहेगा अब ये सैटेलाइट की बात हो रही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले भूस्थायी या तुल्यकालिक उपग्रह। भूस्थायी मतलब कि ये स्थायी होता है, एक जगह पर फिक्स होता है, भूमि के सापेक्ष रहता है, और इसका जो परिक्रमण काल है वो भी फिक्स होता है। तो वे उपग्रह जिनका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है उसको हम बोलते हैं भूस्थायी उपग्रह। मतलब कि 24 घंटे, मतलब एक दिन रात में ये पूरा चक्कर लगा लेते हैं पृथ्वी का। तो ऐसे उपग्रह जो कि 24 घंटे में अपना दोलन काल पूरा कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं भूस्थायी उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह। ये कृत्रिम उपग्रह हैं, जितने भी हम सेटेलाइट लगाते हैं वो उनका जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे होता है, और उन्हीं को हम बोलते हैं भूस्थायी या तुल्यकालिक उपग्रह। ठीक है। भूसत अब देखिए इसमें लिखा है भूसतह। भूसतह सतत नहीं है, सतह उपग्रह में बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है, क्योंकि भूस्थायी उपग्रह में जी का मान शून्य होता है। तो जी का मान भूस्थायी उपग्रह में शून्य होता है, तो जब जब जी का मान शून्य होता है तो वो भारहीनता का अनुभव करेगा। ठीक है। तो भूसतह उपग्रह में बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है, क्योंकि भूस्थायी उपग्रह में जी का मान कितना होता है? शून्य होता है। अब इसका उपयोग क्या है? भूस्थायी उपग्रह का, भूस्थायी उपग्रह मतलब सैटेलाइट। तो इसका उपयोग भाई हमको पहले ही पता चल जाता है कि मौसम का जो जानकारी है वो पहले ही प्राप्त हो जाता है, तो मौसम के पूर्वानुमान का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है भूस्थायी उपग्रह का। टेलीविजन वगैरह है, टेलीविजन पे जो कार्यक्रम या रेडियो के प्रसारण होते हैं वो भी इसी के माध्यम से होते हैं। ऐसे और भी युद्ध वगैरह की जासूसी करना है तो युद्ध के समय जासूसी करने में भी सैटेलाइट का यूज किया जाता है, जिसको हम भूस्थायी उपग्रह बोल रहे हैं। जैसे कोई दूसरा देश कोई आक्रमण कर रहा है तो उससे हम नजर बनाए रखते हैं, पता चल जाता है उससे। ठीक है। और हमारा अब इसके बाद लास्ट ये एक और टॉपिक है, इसमें दो और टॉपिक हैं। एक है ग्रह से संबंधित एक नियम है केपलर का, वो भी देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियम। तो ग्रह से संबंधित केपलर का नियम देख लेते हैं, ग्रहों की गति से संबंधित। तो केपलर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिया था, और उस नियम में अपने 3 नियम दिए थे, 3 बातें बताई थी। तो पहला नियम है इसमें फर्स्ट। तो पहला नियम क्या क्या कहता है केपलर का? तो वो कहता है कि सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य इनके फोकस पर स्थित होता है। तो एक डायग्राम से मैं बता देता हूँ आपको। और दूसरा नियम था कि सूर्य व ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। और तीसरा था किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सन है, और ये उसका कक्षा है। तो ये
ये मान लीजिए ग्रह है, ठीक है, ये ग्रह है। तो केपलर ने बताया था कि जो सन है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं, जितने भी क्या है ग्रह हैं, ठीक है, और तथा सूर्य उनके फोकस में स्थित होता है। सूर्य कहाँ होता है? उनके बीचों बीच होता है, जस्ट दिख रहा है आपको डायग्राम में। फिर दूसरा नियम में बताया था कि सूर्य व ग्रहों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मिलाने वाली, जो ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है, मान लीजिए इस टाइप से ये जो रेखा है जो मिला रही है, ये समान समय में इसका जो एरिया है, एक तो एरिया भी इक्वल होगा, क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए इसका A1 है, इसका एरिया अगर A1 है तो उसी के इक्वल कौन होगा? A2 होगा, क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं आप? ये एरिया दोनों का इक्वल होगा। कैसा होगा? इक्वल। मतलब कि सूर्य व ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये जो क्षेत्रफल है यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ये जो जितना क्षेत्रफल A2 बोल रहे हैं हम, उतना ही क्या होगा? ये A1 होगा। ये वाला जो क्षेत्रफल है ये जो होगा, ये भी इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। और साथ में तीसरा, और इनका समान समय, टाइमिंग भी सेम होगी। मतलब कि T1 जितना होगा, मान लीजिए T1 है ये T1, तो ये भी कितना होगा? T2। T2 और T1 दोनों इक्वल होंगे, A1 और A2 भी इक्वल होंगे और T1 T2 भी होंगे इक्वल। मतलब समान क्षेत्रफल होगा, मतलब समान समय में। मतलब कि मान लीजिए ये T1 समय ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में। चलिए एक बार और मैं बता देता हूँ अगर समझ में नहीं आ पा रहा तो। ये सन है, ठीक है, ये उसकी कक्षा है, और ये मान लीजिए उपग्रह है, सैटेलाइट, ठीक है। तो केपलर ने बताया था कि एक तो ये बताया था पहले नियम में कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं ग्रह, और सूर्य उनके फोकस में होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है सूर्य फोकस में। फिर दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था कि सूर्य व ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जैसे ये जो रेखा है, जो मिलाने वाली रेखा है ना, ये क्या करेगी? समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगी। मान लीजिए इसको यहाँ से इस वाले ग्रह को, इस वाले उपग्रह को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है ना, वही समय इस वाले उपग्रह को यहाँ तक जाने में लगेगा। मतलब जैसे मान लो इस वाले उपग्रह को यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है वो है T1। कितना है? T1। तो उतना ही समय इस वाले को यहाँ तक जाने में लगेगा, T2। मतलब T1 और T2 कैसे होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और साथ में ये जो क्षेत्रफल तय करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, तो वो उतना ही इसका भी होगा, इक्वल, क्षेत्रफल भी समान होगा। समझ पा रहा है? ये जो एरिया है इसका जितना तय किया इतना ही ये वाला तय करेगा। मतलब T1 समय में इसने जितना एरिया तय किया, मान लीजिए A1 तय किया T1 समय में, तो ये T2 समय में कितना करेगा? A2 करेगा। और ये आपस में कितने क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल, ठीक। तो कहने का मतलब है कि T1 बराबर होगा T2, और उसी प्रकार जब समय बराबर होगा तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा, A1 बराबर होगा A2, ठीक। क्लियर? चलिए तीसरा नियम है, तीसरे में बताया था केपलर ने, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी सूर्य से दूरी के घन के समानुपाती हो। तो घन मतलब क्यूब, उसकी घात 3,
मतलब दूरी की घात 3। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मतलब कि आवर्त काल का जो वर्ग होगा या परिक्रमण काल का वर्ग होगा वो होगा सूर्य की दूरी, दूरी को आर से दर्शा रहे, दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग की, सॉरी, दूरी के घन के, सूर्य की दूरी घन मतलब क्यूब करना पड़ेगा, 1 मिनट। आवर्त काल का वर्ग समानुपाती होगा दूरी के घन के, घन मतलब 3, ये 3 है, 3 कर लेना इसको। ठीक है, ठीक कर लेना उसको, ये आएगा टी स्क्वायर समानुपाती आर का क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, T1 T2 का, तो हम इसको लिख सकते हैं T1 बटे T2 का होल स्क्वायर इक्वल R1 बटे R2 का होल क्यूब। 3 कर लेना, इसको भी ठीक कर लेना, 3 आएगा यहाँ। समझ पा रहे हैं आप? तो T1 T2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T1 T2 का होल स्क्वायर बराबर R1 बटे R2 की घात 3, होल घात 3। ठीक है, तो ये केपलर का नियम समझ में आया, ये तीनों नियम। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसमें लिफ्ट। तो गतिमान लिफ्ट है, उसके नियम देख लेते हैं। तो गतिमान लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार, मान लीजिए कोई लिफ्ट है वो चल रही है और उसमें कोई पिंड या वस्तु रखी है, तो उसका जो भार होगा उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए पहला जो नियम है वो देख लेते हैं लिफ्ट का। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर, तो उसमें m द्रव्यमान के पिंड का आभासी भार w होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, निकालना क्या है, लिफ्ट तो ये त्वरण से जा रही है, गति कर रही है, उसमें द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान कितना है, m है। m द्रव्यमान का मान लीजिए कोई पिंड रखा है एक लिफ्ट में, वो चल रही है, ऊपर की ओर जा रही है, गति कर रही है ए त्वरण से, तो उसका आभासी भार मतलब कि w पता करना है कितना होगा। तो देखिए मैं बताऊं w का नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, w बराबर बताइए, भार का फार्मूला क्या होता है, mg होता है। तो ध्यान रखना ये तो नॉर्मल है, जब वो अगर गति नहीं करती तो नॉर्मल W बराबर mg होता है। अगर अब वो क्या हो रहा है, इसमें ए त्वरण से गति कर रही है लिफ्ट, तो इसका मतलब इसमें त्वरण जो होगा ना वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर m तो जो वैसा का वैसा रहेगा, जो g रहेगा उसमें त्वरण ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस a कर देंगे हम। समझ पा रहे हो? तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, m, और ये g की जगह क्या रख दिया हमने, इस g की जगह क्या रखा है हमने, g में ऐड कर दिया है। अब ऊपर जा रही थी तो ऐड करना है, नीचे जाएगी तो माइनस करना है। तो ये त्वरण जिस त्वरण से जा रही थी उसी त्वरण को हमने ऐड कर दिया। समझ पा रहा है इसको, आ रहा है समझ में है? हाँ, त्वरण, उसी त्वरण को माइनस कर देंगे, अभी दूसरे वाले कंसेप्ट में आएगा वो। अब यहाँ तक आ गया कि समझ में? अब हम क्या करेंगे बेटा, इस m का ना उसमें गुणा कर देंगे अंदर कोष्टक में, तो ये mg और m प्लस ma आ जाएगा। समझ पा रहा है इसको? इसको हमने अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा mg प्लस ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब कि जब जमीन पर थे जब कितना था नॉर्मल, जब लिफ्ट गति नहीं करती तो mg था। अब कितना ma प्लस हो रहा है इसमें, इसका मतलब बढ़ेगा कि घटेगा? वेरी गुड, इसका मतलब ऊपर जाएगी ये तुरंत से जो लिफ्ट, तो उसका जो आभासी भार है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वेरी गुड। तो निष्कर्ष समझ में आया, तो निष्कर्ष यही लिखा है। अब दे अर्थात वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, आभासी भार है तो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, बढ़ता तो नहीं है, जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा, अपरिवर्तित, द्रव्यमान तो उतना का उतना ही रहेगा। क्लियर, ये समझ में आया ये पॉइंट? अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो ये नीचे वाला भी इसका जस्ट अपोजिट ही रहेगा, देखना ये भी समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं हो रहा है, लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, तो आभासी भार क्या होगा, तो वही बेटा, वो उसमें प्लस हो गया था, ऊपर जा रही थी तो माइनस हो जाएगा इसमें। ठीक है,
तो इसमें माइनस हो गया, तो वो पूरा ओवरऑल अब इसमें घटेगा कि बढ़ेगा ओवरऑल, जो ए त्वरण से नीचे जा रही। वेरी गुड, घट जाएगा, क्योंकि एम जी में तो ये माइनस हो रहा है ना। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, अर्थात वस्तु का भार क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होता है। ये भी समझ में आ गया। तीसरा फैक्ट देख लेते हैं। तीसरा तीसरा फैक्ट है, तो कह रहा है कि यदि लिफ्ट का तार अचानक टूट जाए, अगर मान लीजिए लिफ्ट है और उसका तार अचानक टूट जाए, तो लिफ्ट क्या करेगी, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु की भांति काम करने लगती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, अर्थात ए बराबर क्या हो जाता है, मतलब जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है, ए बराबर जी हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में जब अचानक तार टूट जाए तो अब क्या हो रहा है इसमें, आप समझ पा रहे हो। अब मान लीजिए तार टूटेगा लिफ्ट का, तो वो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। हाँ, नीचे गिरेगी, इसका मतलब वो ए त्वरण से नीचे जा रही है, तो यही लगेगा सूत्र, तो डब्ल्यू बराबर एम जी माइनस ए, क्योंकि वो ए त्वरण से जा रही थी ना। ये जो नीचे जाने वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब क्या हो रहा है, जब वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है लिफ्ट, तो ए का मान कितना हो गया, जी के बराबर हो गया। अरे इसमें ए इक्वल जी है ना, ए इक्वल जी हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए की जगह हम जी का मान रख सकते हैं। तो अगली स्टेप में इस ए की जगह हमने क्या रख दिया, ये जी रख दिया, तो जी माइनस जी हो गया, तो जीरो आ जाएगा। जब जीरो का हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो फाइनली जीरो आ जाएगा, तो डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब जो आभासी बार होगा वो शून्य हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, निष्कर्ष निष्कर्ष निकलेगा ये, अर्थात लिफ्ट में स्थित वस्तु भारीनता का अनुभव करेगी, क्योंकि उसका वजन तो जीरो हो गया, तो भारीन हो जाएगी, अर्थात छत से चिपक जाएगी। क्या हो जाएगी, छत से चिपक जाएगी। क्लियर, मतलब कि लौट के ही नहीं आएगी वापस। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। लास्ट फैक्ट है इसका, अब ये भी आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। इसमें लिखा है कि यदि लिफ्ट एक समान वेग, आपको याद रखना है ये फैक्ट, यदि लिफ्ट एक समान वेग से चल रही है तो ए बराबर शून्य हो जाता है, ए बराबर शून्य होगा। अगर लिफ्ट है, अगर ये एक समान वेग से चल रही है, तो ए जो होगा गुरुत्व, ए मतलब कि एक्सेलरेशन त्वरण, वो शून्य होगा। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा सकती है, या नीचे जा सकती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कहाँ जा रही है। तो दो कंडीशन बनेंगी, पहली बनेगी लिफ्ट ऊपर जा रही है एक समान वेग से, दूसरी बनेगी नीचे जाने पर एक समान वेग से। ठीक है, तो देखिए लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो उसमें जो एक ए होता है त्वरण, वो जुड़ जाता है। अब लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की जगह हम क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। अब यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, एक मिनट, इसको ये जी नहीं आएगा, यहाँ ए आएगा, स्मॉल ए। ठीक है, इसको सही कर लेना, और यहाँ तो सही है ही। तो फिर बेटा ए की जगह कितनी वैल्यू रखेंगे, ये ए है, ए की जगह जीरो, वेरी गुड। तो जीरो रखेंगे, तो जीरो जी में से प्लस करेंगे जीरो, तो जी आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी। ये तो पृथ्वी पे ही होता है नॉर्मल, तो इसका मतलब इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, वही के वही आ गया। और यही नीचे जाने पर होगा बेटा, नीचे जाने पर माइनस हो जाएगा, तो फिर जी को माइनस करेंगे तो भी वही का वही आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब लेफ्ट एक समान वेग से चलेगी, तो उसका जो भार है वो वही का वही रहेगा जो जमीन पर रहेगा, किसी भी पिंड का। तो चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, लेकिन शर्त ये है कि वो एक समान वेग से जाना चाहिए। ठीक है, तो इस निष्कर्ष क्या निकलेगा, अर्थात पिंड के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ पा रहे हो। चलिए, तो ये टॉपिक तो लगभग हमारा, ये चैप्टर खत्म हो गया है, गुरुत्वाकर्षण। इससे संबंधित सारी चीजें हो गई, बस एक न्यूमेरिकल और बचा है, इसको हम देख लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है कि
यदि लिखा है किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, यदि वह ऐसी लिफ्ट में बैठा है जो ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील हो, तो उसमें व्यक्ति का आभासी भार होगा। अभी किया है हमने, उसी कंसेप्ट से होगा ये। तो पहले तो ये बताइए, लिफ्ट ऊपर जा रही कि नीचे? हाँ वेरी गुड, लिफ्ट तो ऊपर ही जाती है। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, देखिए लिखा है जैसे कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, अतः अब लिफ्ट ऊपर जाती है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है आभासी भार का, जी प्लस है, वो गुरुत्वीय त्वरण ऐड हो जाता है उसमें। हेलो। हाँ, तो एम कितना है द्रव्यमान? 50। 50 रख दिया। जी का मान 10 रख दिया, या अप्रोक्स में 9.8 की जगह 10 रख दिया। और ए कितना दिया था? ये दिया है ए, 2 रख दिया। हाँ, तो प्लस हो जाएगा, तो ये 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। ये 50 पहले से ही है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 600 न्यूटन। तो ध्यान रखना, लेकिन हमको अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम जी। क्या होता है? एम जी। अब भार ना, भार, भार का मात्रक जो है ना, न्यूटन वो आएगा, किलोग्राम में आएगा भार। किस में आएगा? अब ध्यान रखना है, अगर न्यूटन में पूछे तो यहीं तक हो जाएगा, 600 न्यूटन। मैंने एक बात बताई थी आपको, न्यूटन को किलोग्राम में बदलने के लिए जी का भाग लगा दो तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको मान लीजिए न्यूटन में नहीं दिया आंसर, तो इसमें जी का भाग लगा देना। तो जी का भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वो लिखा है, लिखा है। हाँ, तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो दोनों याद रखना, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं।